हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास 11th में आके काफी ज्यादा मजे कर रहे होंगे। साथियों, मैं अभिषेक दूसरा आपका स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो की है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी और एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, कहीं जाना मत, लास्ट तक जरूर देखना। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें समझना है सर जी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब इसके बारे में जानने से पहले आप तो पहले ये पता चले ना भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, जो पूरे कंट्री के लिए रूल बनाता है। ये समझ लो, एक सुप्रीम लॉ है कि जो पूरे कंट्री के लिए होता है, ठीक है, पूरे कंट्री के लिए एक सुप्रीम लॉ है हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सारे रूल्स और सारे प्रिंसिपल लिखे गए हैं। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सुप्रीम लॉ है जिसके अंडर सारे रूल्स और सारे प्रिंसिपल यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए और वहां के सिटीजन्स के लिए। मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो सिटीजन्स के लिए है, या सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए, मतलब दोनों के लिए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। साथ में ये क्या डिफाइन करता है कि भैया आपके पास पावर क्या क्या है और आपकी ड्यूटीज क्या है। क्या सिर्फ आपके पास पावर है, क्या सिर्फ आपके पास ड्यूटीज नहीं, आपके पास दोनों दे रहा है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास कुछ पावर है तो उसके साथ में साथ आपको क्या मिलेगा, कुछ ड्यूटीज भी मिलेगी, ठीक है। ये कौन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है, उसके गवर्नमेंट को और उनके ऑर्गन्स को। क्लियर हुआ। तो पहले हमने देखा सुप्रीम लॉ होता है कंट्री के लिए जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन सारे प्रिंसिपल लिखे होते हैं गवर्नमेंट के लिए और वहां के सिटीजन्स के लिए। दूसरा हमने उसके बाद हमने क्या देखा कि ये क्या डिफाइन करता है, पावर और ड्यूटीज। गवर्नमेंट की क्या पावर होगी और उनकी ड्यूटीज क्या रहेगी, उनके गवर्नमेंट के और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए क्या ड्यूटीज और क्या पावर रहेगी, कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद में क्या प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स। देखो सिंपल सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कई सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो वो राइट्स को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम है, ठीक है, क्या करता है भैया, फ्रीडम को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम भैया सिंपल सा, अगर आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाके कोर्ट में केस कर सकते हो कि हमें फ्रीडम ना मिल रही है, ठीक है। साथ में प्रमोट क्या करता है भैया, जस्टिस प्रमोट करता है, इक्वलिटी और यूनिटी, ठीक है। सिंपल सा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इक्वलिटी मिल रही नहीं मिल रही है, कौन प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यूनिटी आपके यहाँ पे मेंटेन है कि नहीं है, वो कौन प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लियर हुआ, सबसे पहले सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरे कंट्री के लिए। दूसरा क्या होता है, इसमें सारे रूल्स और प्रिंसिपल लिखे होते हैं गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन्स के लिए। फिर गवर्नमेंट को बताता है भैया कि तुम्हारे पावर्स क्या क्या है और तुम्हारी ड्यूटीज क्या क्या है, कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में प्रोटेक्ट करता है राइट्स और फ्रीडम को हमारे यहाँ के, और साथ में प्रमोट क्या करता है, जस्टिस, इक्वलिटी और यूनिटी प्रमोट करता है। तो ये हमने देखा भैया किसके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कि काम क्या है इसका, ठीक है। मेनली इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है भैया। इसके बाद होता है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने जान लिया, इसकी जरूरत क्यों होती है, क्या बताओ, बिना कॉन्स्टिट्यूशन का देश नहीं चल पाएगा। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होगा, है ना। तो क्या वो नहीं चल रहा है, या पहले के टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था, क्या पहले देश नहीं चलता था। तो वही चीजें हमें समझना है कि जरूरत क्यों होती है। तो सिंपल सा है, क्या होता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट करता है और साथ में उनके रूल्स, उनके पावर्स को उनके बताता है। मतलब कि गवर्नमेंट को सही तरीके से फ्रेम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसकी जरूरत क्यों हुई कि भैया गवर्नमेंट को सही से इनको फ्रेम करना है, उनको उनके रूल्स और उनके पावर को बताना है। तो कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताएगा, कोई और बताएगा नहीं बताएगा सर जी, कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। दूसरा काम क्या होता है इसका, दूसरा होता है इंश्योर राइट्स एंड फ्रीडम। ये करता है कि आपको राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपको राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताएगा। साथ में आपको फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताएगा, है ना। उसके बाद हमने देखा इट गारंटी द फंडामेंटल राइट्स। सिंपल सा, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रही हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके जाके उस पर आप केस कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट
सिटीजन फ्रॉम द अनफेयर ट्रीटमेंट। साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि सभी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है कि उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है, उनको परेशान तो नहीं किया जा रहा है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिमिट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सा है कि गवर्नमेंट के पावर को भी लिमिट करता है, मतलब कि गवर्नमेंट की औकात सेट करता है भैया कि आप इस आपके पास पावर नहीं है। ये क्या प्रिवेंट करता है? अब्यूज ऑफ पावर, मतलब आप पावर को मिसयूज ना करे गवर्नमेंट, ठीक है, उस लिमिट से ज्यादा यूज ना करे, इसलिए लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे आपके घर वाले, भैया आपके घर वाले क्या करते हैं, मान लो आपको बाइक दिलाया तो आपके पापा का सिंपल सा एक लाइन होता है, भैया इस स्पीड से अगर आप ज्यादा गए तो बाइक छीन के रख लूंगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे गवर्नमेंट को लिमिट कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ देखते हैं, प्रमोट जस्टिस एंड इक्वलिटी। ये तो हमने देख लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ये क्या इंश्योर करता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ में इक्वलिटी सभी सिटीजन्स को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, क्या भैया कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए सभी सिटीजन्स को, साथ में इक्वलिटी भी मिलना चाहिए। ये कौन प्रमोट करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद हमने क्या देखा भाई? उसके बाद हमने देखा कीप्स यूनिटी एंड हार्मनी। सिंपल सा है भाई कि आपके यहाँ पे यूनिटी, भाईचारा का जो भी है, ब्रदरहुड है, ठीक है, इंटीग्रिटी है, ये सारी चीजें लेकर आता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है भाई कि आप सब एक साथ हो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो सब लोग को एक साथ लाने का काम कौन करता है भैया? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। क्लियर हो यहाँ तक? तो भैया जरूरत क्यों पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की? अगर आपसे आपके स्कूल वाले पूछें कि मुझे बताओ व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये 5 पॉइंट अगर आपने लिख लिया ना, तो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, नंबर कटने ही नहीं वाले। ठीक है, क्लियर हो गया ना? बताओ भाई, क्लियर हो गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं भाई। अब आगे 4 फंक्शंस आपके देखते हैं इसके, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भैया बुक लेकर चलना, ठीक है, साथ में अगर आप ये नोट नहीं कर रहे हो तो बुक लेकर चलना। ठीक है, अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलना, क्योंकि ये सारे पॉइंट बुक के ही हैं आपके। ठीक है, तो बुक लेकर चलना, वहां पे अंडरलाइन कर लेना है। अगर आप लिख नहीं रहे तो, अगर आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके आता था पहला फंक्शन क्या होता है? मेनली 4 फंक्शन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या होता है कि बेसिक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है कि आपको, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो तो हम आपको क्या देंगे? एक बेसिक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स और प्रिंसिपल लिखे होते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो क्या इंश्योर करते हैं कि कोऑर्डिनेशन आपके लोगों के। सिंपल सा, अगर आप जैसे कहीं पे रह रहे हो, अगर वहाँ पे नियम कानून है, अगर आपके स्कूल में नियम कानून नहीं होता, क्या बताओ आप लोग सही से एकदम अच्छे से रहते? नहीं रहते, है ना, सब अपने मनमर्जी करते। तो वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन, कुछ बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे सेट करता है, ताकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, लोग एक साथ रह सके, लोगों के बीच में ट्रस्ट बना रहे, उनके जो मेंबर्स हैं डाइवर्स सोसाइटीज के, मतलब अलग अलग टाइप की सोसाइटी। मतलब सिंपल सा इंडिया का है, इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी ग्रुप वाला देश है, मतलब कि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, सारी चीजें अलग है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग है, तो हम क्या करते हैं कि भैया सारी जो कोऑर्डिनेशन बना रहे, सबके बीच में ट्रस्ट बना रहे, इसको पहला, ये कौन सा फंक्शन हो गया? पहला फंक्शन हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देन उसके बाद आता है भैया दूसरा फंक्शन क्या होता है? तो दूसरा फंक्शन होता है स्पेसिफाइज डिसीजन मेकिंग पावर्स। ये क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी। ये बताता है क्या कि भैया डिसीजन कौन ले सकता है, ऐसी पावर हम किसको दे रहे हैं, कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है कि डिसाइड, ये क्या डिसाइड करता है? हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। ये बताता है भैया कि किसके पास पावर रहेगी डिसीजन लेने की, डिसीजन कौन ले सकता है, और साथ में हाउ द गवर्नमेंट विल बी द कॉन्स्टिट्यूट एंड स्ट्रक्चर्ड, और गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट को कैसे रन करना है, कैसे उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, कैसे उसको एक स्ट्रक्चर में परफॉर्म करना है। दूसरा फंक्शन हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला हो गया बेसिक रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करना, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, लोग साथ में एकदम अच्छे से ट्रस्ट बना के रह सके। दूसरा कहता है कि स्ट्रक्चर ऐसा प्रोवाइड, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर देता है, कुछ जिसको मतलब कि बताता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, कौन डिसीजन ले सकता है। देन उसके बाद आता है, अब अगर मान लो पावर तो दे दिया हमने पावर तो दे दिया, अब उस पावर के ऊपर लिमिट भी तो सेट करना है हमें। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन क्या कहता है कि जो पावर मिली है गवर्नमेंट को, जो पावर मिली है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर हम क्या सेट कर देते हैं तीसरे फंक्शन में? उसके ऊपर हम लिमिट सेट कर देते हैं भैया कि इस लिमिट से ज्यादा उड़ना मत। ठीक है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की औकात सेट करते हैं। सेट लिमिट्स ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन। ये लिमिट लगाते हैं कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के ऊपर क्या इंपोज कर सकती है। क्या अपनी मनमर्जी कर सकती है गवर्नमेंट? नहीं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे लिमिट्स लगे हुए हैं। ठीक है, प्रिवेंटिंग
एंड सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। और क्या सेफ गार्ड करते हैं? ये फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करते हैं हमारा तीसरे फंक्शन में। और चौथा फंक्शन क्या होता है भैया? चौथा फंक्शन हो गया फुलफिल एस्पिरेशन क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। ये क्या करता है कि आपके जो एस्पिरेशन है, आपकी जो चाह है, आपकी जो वांट है, उसको फुलफिल करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में क्रिएट करता है जस्ट सोसाइटी। अब मुझे बताओ कि भैया जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पे सभी लोगों को बराबर माना जाए, जहाँ पे सब लोग अच्छे से प्यार से रह रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? चौथा फंक्शन क्या हो गया इसका? कि हमारे इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द गोल्स। लोगों के जो गोल्स हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जा रहा है, कौन देखेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है। साथ में क्रिएट करता है कुछ कंडीशन, कैसी? एक जस्ट सोसाइटी बनी, बढ़िया अच्छे से सब प्यार से अच्छे से रहेंगे, हम साथ साथ हैं, है ना? ऐसे मूवी देखा ना वो, हम साथ साथ हैं, तो उसमें सब लोग कैसे साथ रहते हैं, तो वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वे सब लोग साथ रहे ना एकदम, है ना? अब इसके बाद आते हैं भैया, इसके बाद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए, जैसे अगर लिखा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने देख लिया भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल होता है जो डिसाइड करता है क्या, कि कैसे स्टेट कैसे रन करना है, कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट काम करेगी, कौन सी पावर किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर रहेंगी, सिटीजन्स को वहाँ पे राइट्स कौन कौन से मिलने हैं, ठीक है, उनके लिमिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पावर में उनको लिमिट सेट किया गया है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देखो पॉइंट में, पहला कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, दूसरा पावर किसके पास होगी, तीसरा कि उस पावर पे जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो उनको कैसे कैसे राइट्स मिल रहे हैं, और चौथा क्या है कि उनके लिमिट्स, उनके पावर पे लिमिट्स कितने हैं। दूसरा आता है कि हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक इफेक्टिव, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप बोल सकते हो, पहला क्या बोलोगे आप कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली एज गुड एज इम्प्लीमेंटेशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तभी अच्छा होगा जब आप उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। अगर आप देखो सिंपल सा है कि कोई चीज अगर जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो, ठीक है, जैसे मान लो अपने कई बार टाइम टेबल तो बनाया होगा कि हम इतने बजे से पढ़ेंगे, इतना टाइम ये पढ़ेंगे, इतना टाइम ये पढ़ेंगे, फिर इतने टाइम खेलेंगे कूदेंगे, सारी चीजें आप एकदम बढ़िया वेल प्रॉपर बनाए एकदम। लेकिन वो जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे अपने आप डेली लाइफ में, तब तक वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, तब तक वो यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से सेम ऐसे ही क्या है भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब तक आप उसका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं करोगे तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ये क्या देखेगा कि लोगों की रियल नीड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, तो वो अगर उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करा जा रहा है तो वो भी बढ़िया इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। ठीक है, इट इफेक्टिव डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। देखो इसकी जो इफेक्टिवनेस है कि भैया कितना इफेक्टिव होगा ये, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉलिटिकल कल्चर, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे जो पॉलिटिकल नेता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ के सिटीजन्स कैसे हैं, क्या सिटीजन्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्या लोगों के बीच में अवेयरनेस है कि नहीं है, लोग अवेयर है कि नहीं है। और उसके बाद में क्या है, हमारे यहाँ की इंस्टीट्यूशन कैसी है। ये सभी चीजें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव रहेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वह सिंपल सा है कि वी एक्सेप्ट सम रूल्स एज बाइंडिंग एंड लीगल बट थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज। सिंपल सा है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन सभी चीजों को एक साथ बाइंड करता है, लीगल प्रोवाइड करता है लीगल चीजें, लेकिन कुछ तीन क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, कुछ तीन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बता दिया। दूसरा क्या है, इफेक्टिव कैसे होता है, क्योंकि वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन गेट इट्स अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ मिलती है उसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी अथॉरिटी कहाँ मिलती है भैया, उसकी जो पावर है वो कैसे कहाँ मिलती है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात है मोड ऑफ प्रोमिगुलेशन। ठीक है, प्रोमिगुलेशन का मोड क्या होता है भैया, क्या होता है प्रोमिगुलेशन? तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं भैया, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बिगिन इट इज मेड एंड गेट अथॉरिटी। ठीक है, कि मतलब कि पहला क्या हुआ कि किस प्रकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मोड ऑफ प्रोमिगुलेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोमिगुलेशन का मतलब क्या हो गया भैया कि कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग में, मतलब कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका यूज में आया है, कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन रियल लाइफ में आया है, और कैसे उनको अथॉरिटी मिली है। ये सभी चीजें हम यहाँ पे पढ़ना। जैसे हमारे देखते हैं दोस्त, क्या है एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और यूएसए है। इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और यूएसए है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो यूके है, जो यूके है,
अब यूके में क्या है, तो यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या भैया, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने देखा इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो यूके है वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, है ना। जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, है ना। उसका अर्थ है पॉपुलैरिटी, ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी होती है, तो सिंपल सा है भैया कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके सक्सेसफुल के जो सक्सेस होने के चांसेस है वो भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और वो क्या फील करते हैं कि रिप्रेजेंट देम, और वो जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो हमको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम है। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलैरिटी किसकी होती है भैया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन करता है। देन उसके बाद अथॉरिटी। अब देखो क्वेश्चन आया भैया, अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन आर बैक्ड बाय द पीपल्स कंसेंट। सिंपल सा है कि अथॉरिटी किसके पास होती है, कि जो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो किसके लिए चलता है भैया, कि पीपल्स के द्वारा वो चलाया जा रहा है, पीपल ने उनको सपोर्ट कर रखा है, और साथ में सपोर्ट मिलता है किस चीज का, पॉपुलर लीडर्स का। अगर भैया देखो सिंपल सा है, लोग हैं, लोग अगर अवेयर हैं, लोग अच्छा से अच्छे व्यवहार करने वाले हैं, समझदार युवक हैं, ठीक है, समझदार नागरिक हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, वहां पे जो रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं वो फॉलो करेंगे। साथ में क्या हुआ कि पॉपुलर जो लीडर्स होते हैं वो भी बताते हैं, वो उनका भी रोल होता है कि अगर वो पॉपुलर लीडर सही से काम कर रहे हैं ना, सही से अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई करप्शन नहीं कर रहे, कोई घपलेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता है। ठीक है, उसके आता है इंपॉर्टेंस। भैया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गेट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल, दिस गिव्स इट पावर टू द सक्सीड। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर जैसे अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही सही से, तो पीपल्स के पास पावर होती है गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने की। पीपल्स सेलेक्ट करते हैं कि भाई कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए सही होगी, कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सारी चीजें पीपल्स के ऊपर यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भैया, इसके बाद क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बताया था भैया कि जो लोग हैं वो अपने प्रोविजंस के हिसाब, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोविजंस को, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस मिले हैं उसके साथ वो जा सकते हैं। तो क्या लिखा गया है, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सभी लोगों के लिए सोसाइटी में सेम होता है, या कुछ रीजंस के लिए वो अपने प्रोविजंस के साथ जा सकता है। या मान लो जो भी हमारे आसपास में, जो मतलब कि हमारे आसपास में जो लोग रह रहे हैं, उनका जिस हिसाब से उनका प्रोविजन बनेगा, जिस हिसाब से उनकी नीड होगी, उस हिसाब से वो उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड। देखो सिंपल सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी आगे बढ़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन तभी आगे बढ़ता है जब लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट हो, लोगों का सपोर्ट हो। ठीक है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन सही से आगे बढ़ेगा, सही से काम करेगा और वेलफेयर करेगा सबके लिए। मतलब सिंपल सा है कि कोई भी चीज अगर आपका ट्रस्ट है उसमें, ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो वो आगे बढ़ता है। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे भैया तो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। दूसरा उसके बाद हमें क्या देगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि गिव रीजंस टू गो अलोंग। ठीक है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन इन सोसाइटी अ रीजन टू एक्सेप्ट एंड फॉलो इट्स प्रोविजन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सभी लोगों को एक ऐसे रीजंस कुछ प्रोवाइड करता है, सोसाइटी में सभी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे रीजन प्रोवाइड करता है जिसके हिसाब से आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको एक्सेप्ट करते हो और फॉलो करते हो। उसको क्या करते हो भैया, एक्सेप्ट करते हो और फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये कौन देखता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताता है। उसका आता है कुछ बेसिक जस्टिस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द परसुइंग बेसिक जस्टिस इन सोसाइटी। मतलब आपके सोसाइटी में जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा। साथ में फ्रीडम और इक्वलिटी भी आपको देता है। क्या कहता है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, इट प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। सिंपल सा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मेंबर्स हैं, आपके सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको क्या मिलेगा भैया, सबको क्या मिलेगा, सबको मिलेगा फ्रीडम और इक्वलिटी। साथ में रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। अब हमारी इंडिया क्या भैया, डाइवर्स कंट्री है, तो उसकी रिस्पेक्ट करता है। सिंपल सा, इट अलाउज माइनॉरिटी एंड डिफरेंट ग्रुप टू लिव विद डिग्निटी एंड विदाउट फियर। देखो सिंपल सा, इसमें चाहे आप माइनॉरिटी के हो, चाहे मेजोरिटी के हो, चाहे किसी भी अलग टाइप के ग्रुप के हो, आप सबको एक साथ रहने का, आप सबको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहने का, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने का किसी डर के बिना आपको हक देता है। कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, की भैया आप चाहे अलग हो,
चाहे आप कैसे भी हो, आप यहाँ पे आराम से सही से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं भैया बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डिजाइन। ठीक है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या होता है भैया? तो सिंपल सा है कि होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द चेंज एंड स्टेबिलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो चेंज और स्टेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। मतलब कि अगर आप क्या है कि कुछ लोग कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल ही नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो गलत है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एकदम चेंज ही नहीं कर सकते उसे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, कुछ नए सब सिचुएशंस के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबल भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड भी है, मतलब स्टेबिलिटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। देखो नॉर्मल जो कुछ प्रिंसिपल है, जो नॉर्मल सिद्धांत है, उसको आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, उसके लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। दूसरा क्या होता है, स्टेबिलिटी, मतलब रिजिड है। रिजिड किन के लिए है कि आप किसी के कोर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। आप कुछ जैसे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसके लिए रिजिड है, सख्त है एकदम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सिंपल सा एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जब वो फ्लेक्सिबल भी हो और साथ में रिजिड भी हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अगर आपसे कोई पूछे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। ना पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ना पूरी तरीके से रिजिड है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के रखा है वो। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप अपने लव लाइफ को या अपने वर्क लाइफ को, दोनों को मेंटेन करके रखते हो ना, वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, जिसका नहीं हो भैया वो मत बोलना। उसके बाद आते हैं वाई इज इट द इम्पोर्टेंट, भाई जरूरी क्यों होता है ये? ठीक है, क्या होता है भैया, जरूरी क्यों होता है, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एनी वन इंस्टीट्यूशन। सिंपल सा है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर ना जाए, उससे प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर एक के पास पावर गई तो अपना मनमर्जी चलाएगा भैया, अपने हिसाब से चलेगा वो। दूसरा क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, देखो सिंपल सा है कि किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव्स में, ज्यूडिशरी में। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। अगर मैं पूछूं आपसे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, तो लेजिस्लेचर का काम होता है भैया लॉ मेक करने का। इसका होता है भैया लॉ मेकिंग का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है भैया, इसको इम्प्लीमेंट कराने का। क्या होगा का काम होता है भैया, इम्प्लीमेंट कराने का। ठीक है, उसके बाद ज्यूडिशरी का काम क्या होता है, ज्यूडिशरी का काम होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन लागू हो रहे हैं तो उसको सुपरवाइज करने को, उसको व्यू करने का कि भैया वो सही से है कि नहीं है, सभी सेक्शन के लिए जस्ट है कि नहीं है, वो सभी काम किसका होता है, ज्यूडिशरी का होता है। और साथ में ये चेक एंड बैलेंस को भी अलाउ करता है। चेक एंड बैलेंस को अलाउ करता है कैसे, कि भैया कि कहीं पे जो चीजें सही से हो रही कि नहीं हो रही, क्या दिक्कतें कोई दिक्कत तो नहीं किसी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, उसके बाद बताए इंश्योर इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये क्या करता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को इंश्योर करता है, जैसे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही किसी को, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें बताता है हमारा क्या, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब इसके बाद हम देखते हैं भैया इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बाद हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब इतना सब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन आपको अभी तक ये भी नहीं पता चला कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, है ना, कब बना, है ना, कैसे बना। तो सबसे पहले कि किसके द्वारा, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके द्वारा बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तुमने देखा 9 दिसंबर 1946 में, देखो आजादी से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने फॉर डिवाइडेड इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा है कि ये क्या है कि जब हमारे डिवीजन नहीं हुआ था तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो क्या फ्रेम कर रही थी भैया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी। अब हमने देखा कि 14 अगस्त 1947 में क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 में यहाँ पे डिवीजन हो गया, और जो उसके मेंबर्स थे वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ द पावर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जो उसके मेंबर्स थे वो यहाँ पे इलेक्ट करे गए। ठीक है, और उसके बाद में क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किसके अंडर काम करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे काम करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा काम करती है, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो काम करती है। ठीक है, उसके बाद इट वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्ट बाय द कैबिनेट मिशन प्लान रिप्रेजेंटिंग ऑल द ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, ये बेहद सिंपल सा है कि जब बना ना ये, जब किसको द्वारा कंपोज करा गया, तो नॉर्मल जो कैबिनेट मिशन प्लान है, क्या है भैया, कैबिनेट मिशन प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके हिसाब से इसको बनाया गया। और इसमें सारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी
क्षेत्र कब्जा किया गए थे, तो उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे थे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो क्लियर हुआ। 9 दिसंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी यहाँ पे, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर 14 अगस्त 1947 जब डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हमारे मेंबर्स चुने गए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से। उसके बाद हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क अंडर किसके अंडर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर। उसके बाद में जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपोज किया गया, और वो क्या शो करता है, ब्रिटिश प्रोविंसेस को शो करता है। देन उसके बाद हमने देखा रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली। असेंबली में रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ था, तो ईच प्रोविंस ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वर एलोकेटेड अ सीट प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे मेंबर्स होंगे, कोई भी प्रोविंसेस हो गया, ठीक है, कोई भी प्रोविंसेस हो गया या कोई प्रिंसली स्टेट हो गया, तो उनके यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। जैसे मान लो कि ये प्रोपोर्शन, ये मैं बता रहा हूँ, जैसे 1/10 लाख। क्या भैया, 1/10 लाख, मतलब कि 10 लाख पॉपुलेशन है तो उस पर एक मेंबर सेलेक्ट होगा। अगर 10 लाख प्रोपोर्शन है तो 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसमें आपको एक मेंबर सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। ये इस हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहा था भैया कि जो मेंबर्स थे लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो यहाँ पे इलेक्ट करे जाएंगे। इन द एज ऑफ ब्रिटिश इंडिया द सीट वर एलोकेटेड एज, देखो सिंपल सा है कि इसमें कितने मेंबर्स थे भैया, 292 मेंबर्स थे, और सीट्स कितनी थी, 93 सीट्स थी। ठीक है, और ये टोटल मिला के कितने मेंबर हो गए थे, 385 मेंबर्स हो गए थे। द सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मीन्स। देखो सिंपल सा है कि जो सीट्स थी वो मेनली 3 कम्युनिटीज में यहाँ पे डिवाइड करी गई थी। जो सीट्स थी वो मेनली 3 कम्युनिटी के अंदर डिवाइड करी गई थी। जैसे पहले क्या था भैया, जनरल, पहले क्या था जनरल, दूसरा उसके बाद क्या था माइनॉरिटीज, और तीसरा क्या था सिख। ठीक है, क्या था, जनरल, माइनॉरिटीज और सिख। जनरल और माइनॉरिटीज और सिख थे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे डिवाइड करी गई थी हमारी, कौन सी, जो सीट थी प्रोविंसेस के। क्लियर हुआ, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। उनके पॉपुलेशन जिस हिसाब से था, तो उसको हमने जनरल में डिवाइड कर दिया, माइनॉरिटीज में डिवाइड कर दिया और सिख में डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं भाई कि कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशन क्या क्या थे। ठीक है, ठीक है, तो भैया क्या आता है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशंस क्या क्या थे, कैसे कौन कौन से यहाँ पे मेंबर्स थे, कैसे क्या चीजें यहाँ पे आई, देखते हैं भैया। क्या लिखा, फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट। सिंपल सा कि फॉर्मेशन कैसे हुआ और इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये लिख लो। मैं अंडरलाइन तो कर ले रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्या लिखा, फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। सिंपल था कि 3 जून 1947 में फॉर्म होता है। ये 3 जून 1947 एज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन प्लान। ठीक है, पार्टीशन प्लान, मेंबर वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ इंडिया अराइज एंड वेंट टू पाकिस्तान, डिड नॉट टेक पार्ट। सिंपल सा है कि 3 जून 1947 में जब यहाँ पे बात चढ़ी कि भैया पार्टीशन हो रहा है, पार्टीशन प्लान आया, तो वहां पर बोला गया कि जो इंडिया के बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, मतलब कि इंडियन बाउंड्री में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान जा रहे हैं ना वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं, ये बोला गया। उसके बाद हमने देखा कि टोटल मेंबर्स जब क्या हुए, कि हमने देखा 385, स्टार्टिंग में हमने देखा कि 385 से कितने थे, 385, लेकिन वो 385 घट के कितने हो गए, 299 मेंबर हो गए। क्यों, क्योंकि आधे से चले गए कहाँ पे, पाकिस्तान चले गए। दूसरा क्या हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, मतलब बन के तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 में। कितना, 26 नवंबर 1949 में। कितने मेंबर्स के साथ, 284 मेंबर्स ने इनको बनाया था। मतलब कि बन के तैयार हुआ हमारा कब, 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 में 284 है, 284 मेंबर्स के द्वारा ये बनाया गया। अब हमने देखा 24 जनवरी को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को सभी मेंबर आते हैं, अपने सिग्नेचर देते हैं, मतलब सब लोग अप्रूव करते हैं कि हाँ भैया हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 में 284 मेंबर्स के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है। फिर 24 जनवरी को, ठीक है, 1950 में मेंबर्स आते हैं, अपने सिग्नेचर्स करते हैं कि मानते हैं कि भैया हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 में क्या होता है भैया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है, मतलब इंप्लीमेंट करा जाता है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं भैया, रिपब्लिक डे के नाम से। किस नाम से जानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से, या हिंदी में बोलोगे तो गणतंत्र दिवस के नाम से आप इसे जानते हैं। क्लियर हो यहाँ तक।
उसके बाद हमने देखा कि की फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन में क्या की फीचर्स क्या थे। तो फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वायलेंस एंड हॉरेंजेस कंडीशन आफ्टर द पार्टीशन। सिंपल सा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था सर जी ना, तो जब बना था उस टाइम पे बहुत ही बेकार हालत थी, क्योंकि पार्टीशन हुआ था तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और उस टाइम से जब बना तो भैया सिंपल से जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस हिसाब से आप उसको अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर लेते हो, अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर कर लेते हो, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और ज्यादा बढ़िया बना। अट्रीब्यूट द fortitude of the framers who draft the constitution under the immense pressure। बताओ, लड़ाई झगड़े हो रही हैं, कत्लेआम मचा पड़ा है, कोई किसी को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, पार्टीशन हो रहा है, एक जगह दूसरी जगह सबका घर छीना जा रहा है, ये सब बहुत अत्याचार हो रहा था। उस प्रेशर में, उतने ज्यादा इमेंस प्रेशर में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो भैया उनकी भी दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, लर्न लेसन फ्रॉम द वायलेंस एंड कमिटेड अ न्यू कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। सिंपल सा है कि जब वायलेंस हुआ, दिक्कतें हुई, तो उससे भी उन्होंने लेसन लर्न करा, उन्होंने सीखा, और फिर उसको इन्होंने क्या करा, इंप्लीमेंट करा। और नो ओनली सिक्योर राइट ऑफ द माइनॉरिटीज बट आल्सो इंश्योर द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी। ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको आप परेशान नहीं करोगे, मतलब उनको भी राइट मिलेगी, साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे, मतलब कि अगर आप हिंदू हो मुस्लिम हो तो उस बेस पे भी यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, अब बताओ भैया असेंबली में कौन कौन से सिंपल से सभी रिलीजन के लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। जो असेंबली है उसमें सभी टाइप के लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, देयर आर द मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के कितने मेंबर्स थे भैया, 20 थे, और सभी यहाँ पे कांग्रेस डोमिनेट, होल्डिंग अबाउट 82% ऑफ सीट। और यहाँ पे होल्ड कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था, कांग्रेस। कितने परसेंट सीट से, 82% सीट से यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा था। क्लियर बात है, तो हमने देख लिया कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम देखते हैं भैया कि प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी ऑफ असेंबली। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द असेंबली। असेंबली का भैया अथॉरिटी क्या था, तो सिंपल सा, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना सर जी, ये ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव थी, मतलब यहाँ पे लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। भैया सिंपल सा है कि कोई गवर्नमेंट है अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है ना तो वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, मेंबर्स ब्रॉट द वैल्यूज ऑफ द प्रोसीजर्स अडॉप्ट द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर ओन डेलिब्रेशन। मतलब कि सिंपल सा है कि जो यहाँ पे मेंबर्स थे वो उनकी जो वैल्यू लेकर आते थे, वो फ्रेम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो उनके हिसाब से बना, या उनके वो अपने जैसे जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, कि उनकी समस्याओं को बताया उन्होंने कि क्या दिक्कतें हैं। दूसरा क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन। सिंपल सा है कि हमारी जो असेंबली है वो कैसी थी, रिप्रेजेंटेटिव थी। ठीक है, इट डिजायरेबल दैट डाइवर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। अब मुझे बताओ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया, कि भैया कि अलग अलग जो पार्टी हमारी सोसाइटी के लोग थे वो सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे वो, भैया ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जितने पॉपुलेशन एक साथ आके असेंबली में बैठ जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है इतने बड़े देश में। तो इस वजह से क्या करा गया कि सभी लोगों को हर एक सोसाइटी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रख दिया गया, कि भैया अलग अलग जो सोसाइटी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। ईच मेंबर डेलिब्रेट विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन द माइंड। सिंपल सा है कि जब भी कोई भी जो मेंबर्स है अगर कोई चीज डेलिब्रेट कर रहा है, कोई चीज बता रहा है, तो वो ये सोच के बताएगा कि ये पूरे देश का सवाल है, ये सिर्फ आपके एक सेक्शन के सोसाइटी के सेक्शन के बात नहीं है, पूरे देश की यहाँ पे बात चल रही है। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है तीसरा, हमने देखा डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट। ठीक है, सिंपल सा है कि जो हमारा सोसाइटी पर डिफरेंसेस तो बहुत है। ठीक है, देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स बट फ्यू कुड बी ट्रेस्ड टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। सिंपल सा है कि कई बार देखो क्या होता है कि लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट तो हुआ करता है। जैसे मान लो एक सेक्शन के लोग हैं दूसरे सेक्शन के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, भैया कि मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बातें, तुम कह रहे हो कि ये नियम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, अब मैं नहीं मान रहा, ये हमारी सोसाइटी को लिए बेकार सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोगों के ओन इंटरेस्ट यहाँ पे मेंटेन हो गए थे। ठीक है, डिफरेंसेस वर मैनी। देखो भाई क्या था, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, पावर ऑफ जुडिशरी, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे भाई, कि गवर्नमेंट के बीच में क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का, उनका रिलेशन कैसा है उनके स्टेट के साथ, उनके सेंटर के साथ कैसे रिलेशन है, उनके जुडिशरी के पास कितनी पावर है। तो ये यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस थे। दूसरा क्या हुआ कि यूनिवर्सल सफरेज जो था, देखो एक बहुत यूनिक डिसीजन था। देखो सिंपल था कि कई सारे जितने भी डिसीजन बने, जितने भी चीजें यहाँ पर आई, उन सभी के ऊपर बहस हुई।
उन सभी के ऊपर क्या हुई भैया, बहस हुई। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा था, यहाँ पर किसी ने भी कोई डिबेट नहीं करा। इसमें बोला गया कि भैया कि इसमें सभी को वोट का राइट मिलेगा, सबने कहा हाँ ठीक है रखो इसे। इसमें ज्यादा कोई बहस नहीं हुई, क्यों? क्योंकि सबको भैया अधिकार है वोट करने का, ठीक है। एवरी सिटीजन अबव अ सर्टेन एज वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। मतलब कि अगर आप एक एज सेट कर दिया गया, एक एज सेट कर दिया गया कि अगर आप इस एज से ऊपर हो या इस एज के हो तो आप वोट कर सकते हो, आपके पास वोट करने का अधिकार है। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी एजुकेशन के हो, जेंडर आपका कैसा भी है, इनकम कैसी भी हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था भैया, ये हमारा, अरे भाई क्या हो गया, हाँ, ये हमारा क्या था भैया, ये हमारा क्या था कि यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं भैया, हाँ, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम। अब मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया गया, बन तो गया, तो उसको फ्रेम कैसे करना भैया। तो सिंपल सा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर, द इंपॉर्टेंट पब्लिक रीजंस वर एम्फसाइज्ड इन द मैनी प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली एज वेल। सिंपल सा है कि भैया किसी चीज को अगर आप फ्रेम कर रहे हो ना, तो उसको आप देखोगे, ध्यान से देखोगे कि भैया वो कैसे, उसको हमें देखना है कैसे, क्या रीजन से, कैसे प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे मेजर कुछ कमिटीज बनाई गई, जैसे 8 मेजर कमिटीज यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। क्या भाई भी अलग अलग 8 मेजर कमिटीज बनाई गई, और वो क्या करते थे, अलग अलग सब्जेक्ट इनको दिया गया कि भैया इस सब्जेक्ट पे तुम काम करोगे, तुम देखोगे इसको, इस सब्जेक्ट को तुम देखोगे, इस सब्जेक्ट को तुम देखोगे। ये यहाँ पे मेजर 8 कमिटीज बनाई गई, ठीक है। अब इसको चेयर करा गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू चेयर कर रहे थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, सरदार पटेल कर रहे थे, बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। तो इसको चेयर कौन कर रहा था, मतलब इसको कौन देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और भी बहुत यहाँ पे जो लोग थे जो इसको क्या कर रहे थे भैया, चेयर कर रहे थे, इसको देख रहे थे इसके सब चीजों को, ठीक है। वाइड डिबेट्स एंड डिस्कशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देयर वर द डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑन मैनी इश्यूज बट एवरी प्रोविजंस वर डिस्कस्ड एंड डिबेट। सिंपल सा है कि देखो अलग अलग डिफरेंसेस है भैया, लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल है, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज है, तो उन सभी को लाया गया, उनके ऊपर डिस्कस करा गया और उनके ऊपर डिबेट करा गया, ठीक है। फिर इसको लाके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। डिबेट करने के बाद कहेंगे चलो भैया लिख जाओ, अगर डिबेट में पास हो गए चलो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो, ठीक है। कंसेंसस थ्रू द डिबेट। सिंपल सा डिबेट में क्या हुआ, एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच अ कंसेंसस विद अ बिलीफ दैट प्रोविजंस एग्री बाय ऑल वुड बी नॉट बी डेट्रिमिनल टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। सिंपल सा है कि इसमें क्या बोला जाता था कि भैया सबका अगर इंटरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, अगर सबका इंटरेस्ट है तब यहाँ पे इन सब चीजों को मैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखूंगा। अगर सब लोग अलाउ कर रहे हैं, अगर कोई किसी एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर वो ऐड हो रहा है तो नहीं, वो नहीं रखा जाएगा, किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं रखा जाएगा। सब लोग अगर अलाउ कर रहे हैं तो वहां पे वो रखा जाएगा। दूसरा क्या है, वोटिंग एंड रीजन आर्ग्यूमेंट। अब अगर देखो सिंपल सा है कि अगर वो लिखा जाए भाई तो वोट तो करेंगे ही, कुछ सब प्रोविजन से सब्जेक्ट टू वोट, बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्गुमेंट क्वेरी फॉर द कंसर्न वाज रेस्पॉन्सिव विद ग्रेट केयर। सिंपल सा है कि भैया कोई भी जगह प्रोविजन ऐड हो रहे हैं, कोई भी नियम कानून ऐड हो रहे हैं, तो उसके लिए पहले यहाँ पे डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, फिर वोटिंग होती थी। अगर वोट में सब लोग अलाउ कर रहे हैं तो उसको वहां पे जाके ऐड कर देते थे। पब्लिक रीजंस क्या हो भैया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मेंबर ऑफ इंगेज पब्लिक रीजंस गेव प्रिंसिपल रीजन फॉर देयर पोजीशन एंड लिसन टू अदर्स, ठीक है। मतलब इसमें कुछ पब्लिक रीजन भी देते थे, मतलब कि उनकी बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, उनकी क्या पोजीशंस होगी, उनके जो प्रिंसिपल है वो कैसे यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल आपके स्कूल वाले नहीं, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी तो यहाँ पे गुजरा है, ठीक है। नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। सिंपल है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे इंडिया का देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो या अमेरिका का देख लो, कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और पेट दिया उसमें छाप दिया, नहीं। वो क्या करता है भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शन इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल। सिंपल सा है क्या, अगर कोई ऐसा उसमें आपके हिस्ट्री में या मान लो के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं हुई होती, लोगों को इतना परेशान नहीं किया गया तो क्या बताओ कॉन्स्टिट्यूशन बनता, नहीं बनता, जरूरत ही नहीं थी। मैं जब तक आप परेशान नहीं होगे ना तब तक आपको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो सिंपल सा यहाँ पे बोला गया कि जो बैकग्राउंड कंसेंसस अगर नहीं होते तो आप इसको इसमें आपको कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करते, ठीक है। दीज प्रिंसिपल वर फॉर ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भैया अगर आप इतने दिन से देखो, सिंपल सा है कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा राज किया हमारे ऊपर, इतना ज्यादा आपने स्ट्रगल किया। अब जब आपने इतना स्ट्रगल किया
देन उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तुम्हारी गवर्नमेंट रन नहीं कर पाएगी, एक जाएगा दूसरा डिक्टेटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया, उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिविंग कंसंट्रेट शेप एंड फॉर्म द प्रिंसिपल इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने के बजाय भाई सबको एक साथ रखा गया, इसमें क्या फॉर्म किया गया, कुछ प्रिंसिपल फॉर्म किया गया जो आपने अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट से सीख मिली थी, आपको अपने वहां से सीखा था। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ भाई, अब यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिबेट करी गए इस मतलब कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, जब यहाँ पे मतलब उन सब चीजों को देख के कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिबेट करे गए, जैसे शेप एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, भैया कि कैसे शेप होगी गवर्नमेंट की, कैसे फॉर्म होगी गवर्नमेंट की, वैल्यूज कौन कौन सी उसके पास होगी, इनइक्वालिटीज अगर आ गया तो उसके कैसे हमें ओवरकम करना है, जो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कैसे हमें खत्म करना है, जुडिशरी की क्या पावर होगी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी के यहाँ पे क्या होंगे, तो इन सबके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करे गए। लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल क्या हुआ, एग्जिस्ट ऑन द ऑलमोस्ट एवरी इशूज, एवरी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड विद अ ग्रेट सोफिस्टिकेशन। सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या बोला गया कि जो भी चीजें थी, जो भी क्वेश्चन थे, जो भी पॉइंट थे, सभी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्कस करा गया। कोई पे भी ऐसे ढील नहीं डाली गई कि भैया ऐसे नॉर्मल उठा के रख दिया गया, नहीं, कोई भी एक भी अगर सिंगल पॉइंट लिखा जा रहा है तो उसके ऊपर डिबेट होगी, ठीक है। वन प्रोविजंस पास विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट इंट्रोड्यूशन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा प्रोविजन था तो बिना डिबेट के ही पास कर दिया गया, तो आप बोलोगे वो था यूनिवर्सल सफरेज था। क्या था वो? यूनिवर्सल सफरेज, तो बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया गया। बोला गया भाई कि आपके पास अधिकार होगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, एजुकेशन के हो, जेंडर को, इनकम के हो, आपके पास राइट टू वोट होगा, ठीक है। एवरी मेंबर वाज सीरियसली डिस्कस्ड। सिंपल, हर एक मेंबर, सोसाइटी के आपके जो भी मेंबर्स हो सबको सीरियसली डिस्कस किया गया, सब आप इंपॉर्टेंस रखते हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो भैया आप अपने आप को अलग मत समझना देश के लिए, क्योंकि आप किसी भी सेक्शन के हो, आपको आपकी वैल्यू रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम देखते हैं भैया कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखते हैं। सिंपल सा है, तुमने देखा अब कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे बैलेंस करके अरेंज करता है उसको, कि भैया जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, सब बराबर रहे, एग्जीक्यूटिव है बराबर रहे, कोई ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा पावर दे देगी किसी को कम, नहीं, सबको बैलेंस करके रखना है, सबसे बराबर से रहे, कोई दिक्कत ना हो इसमें किसी को, ठीक है। तुमने क्या देखा कि इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हो गया, इनको अलग अलग इनके हिसाब से इनको फंक्शन दिया गया, इनकी पावर दी गई कि भाई तुम अपनी अपनी फील्ड में, तुम्हें अपनी पावर तुम्हें दी गई है, तुम्हें ओन गवर्नमेंट आप मतलब कि अपनी पावर रन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Constituent Assembly spent a lot of time evolving the right balance among the various institutions. Constituent Assembly ने बहुत ज्यादा टाइम लिया भैया, बहुत टाइम लगा था ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बैलेंस करने के लिए, कि किसी इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पावर तो नहीं मिल रही है, कि अगर उनके फील्ड में, जैसे एक फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में उनको पूरी पावर उनके पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उस फील्ड में काम कर रहे हैं और वो फील्ड में काम करने की वजह से जाके दूसरे लोग से पूछ रहे कि सर जी हम कर लें काम, नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई। द आइडिया वॉज इंश्योर दैट ईच इंस्टीट्यूशन कुड चेक एंड बैलेंस द अदर। सिंपल सा है, यहाँ पर एक आइडिया इंश्योर किया गया कि जो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है वो दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकता है। जैसे हमारे पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को देख सकते हैं कि हाँ तुम काम कर रहे हो, सही से नहीं कर रहे हो, ये इसको जुडिशरी को कहेगा भैया, ये जुडिशरी इनको देख लेगा, तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस यहाँ पे चलता रहता है भाई, कि यहाँ पे चेक भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। दिस विल लीड द एडॉप्शन ऑफ द फेडरल अरेंजमेंट इन विच द पावर, देखो सिंपल सा है कि ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा आया भैया, फेडरल अरेंजमेंट, जैसे आप 10th में पढ़ के आया था फेडरलिज्म, तो वो यहाँ पर आया, वो सिस्टम यही से आया कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि पावर यहाँ पे हम उनको सेपरेट पावर उनको दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि थर्ड टायर्स लोकल गवर्नमेंट, अब यहाँ पे तीसरा टायर यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया लोकल गवर्नमेंट्स का, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया लोकल गवर्नमेंट का। अब ये लोकल गवर्नमेंट का क्या है ये काम इसका, तो ये जो थर्ड लेवल है गवर्नमेंट के, ये कहता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है, डिसीजन है, वो यहाँ पे जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके वेलफेयर के काम करे, उनके लिए इफेक्टिव तरीके से काम करे हमारा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसमें लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, सिंपल सा है, ये तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा टाइम लगा है इसमें इनको करने के लिए। उसके बाद में कई सारे यहाँ पे अरेंजमेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे फेडरलिज्म, जैसे क्या हो गया फेडरलिज्म, मतलब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर क्या किया गया कि भैया सेंट्रल और स्टेट से थोड़ी थोड़ी पावर उठा के किसको दे दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को, कि भैया आप लोकल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट चलाओ, वहाँ पे इफेक्टिव तरीके से काम करो, ठीक है। उसके बाद में कि हर एक गवर्नमेंट देखिए यूनियन, स्टेट और लोकल, इसमें हमने
गवर्नमेंट को बांट दिया। जो एक गवर्नमेंट यूनियन जो पूरे देश के लिए होगी, एक गवर्नमेंट स्टेट जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगी, और लोकल होगी जो आपके गांव या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर से होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक आप बोल सकते हो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बैग ऑफ बोरो है। क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, एक बैग ऑफ बोरो है। बोरो मतलब कि हमने थोड़ा ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ना कहीं से हमने कुछ लिया है, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सबसे बढ़िया से बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया भैया, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है क्या भैया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ना सर जी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो वो हमने लिया भैया कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पार्लियामेंट लगती है, लोकसभा राज्यसभा लगती है, तो वो हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ का जो आइडिया, मतलब कि कोई कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा, रूल लगेंगे, लॉज लगेंगे, ये हमने कहां से लिया, ब्रिटिश से लिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर्स एंड हिज हर रोल। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं कहाँ पे, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उनका रोल क्या होगा, है ना। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंपल सा कोई लॉ बनेगा, जैसे सिंपल सा इंडिया में लॉ कैसे बनता है कि भैया पहले जाएगा लोकसभा में, वहां पर डिस्कशन होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, सब पास होगा, राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो वो एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा इंप्लीमेंट होने के लिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई, ये आई भैया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से आई, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद आते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया भैया, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या लिया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब एक तो आता है फंडामेंटल राइट्स और एक होता है डीपीएसपी। ठीक है, तो यहाँ पे डीपीएसपी हमने कहां से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आपने क्या लिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। भैया आपको लिबर्टी, आपके पास फ्रीडम होगी, ठीक है, आपको कोई बांध के नहीं रखेगा, आपको इक्वलिटी मिलेगी, आपको फ्रेटर्निटी मिलेगी, ये सारी चीजें आपने कहां से लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद हमने यूएसए से क्या क्या लिया भैया, तो चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपने कहां से लिया, यूएसए से। कहां से लिया, यूएसए से। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, मतलब कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है ना, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगी, उसको जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन लेगी, वो गवर्नमेंट को भी डिसीजन ले सकती है। ये सब कहां से आया, हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से या यूएसए से हमारा आया है। ठीक है, अब कनाडा से क्या आया भैया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या आया, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पे फेडरल जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कहां से आया, कनाडा से आया। मतलब कि यहाँ पे पावर हमने डिवाइड कर दिया लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर के हिसाब से जो आइडिया था वो भी कहां से आया, हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैग ऑफ बोरो क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया हमने थोड़ा थोड़ा ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है, देश से इतना उठा लिया, इस कॉन्स्टिट्यूशन से इतना उठा लिया, इस कॉन्स्टिट्यूशन से इतना उठा लिया, तो सबसे हमने बोरो तो लिया है, तो हम इसलिए कहते हैं क्या, बैग ऑफ बोरो कहते हैं हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सर जी इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, मजा आया होगा पढ़ने में, और आपने एंजॉय किया होगा पूरा लेक्चर को। साथियों अगर आपको बढ़िया अच्छे से समझ आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, तो स्टूडेंट लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट कर देना प्यारे प्यारे से, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली बार इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना अच्छे से। कोई डाउट आएगा तो कमेंट कर देना, उसमें हम लाइव क्लास यहाँ पे ले लेंगे भैया आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे लाइव। क्लियर हुआ, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।